हेलो क्लास, स्वागत है आपका दूसरे पार्ट में। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो लिया गया कॉमर्स का एग्जाम था, उसका हम एनालिसिस कर रहे थे। वीडियो स्टक हो गई थी हमारी। आशा करती हूँ कि ये वाली वीडियो ठीक चले ताकि हम कंप्लीट कर पाएं एक ही वीडियो में। अदरवाइज हमें क्या पता थर्ड पार्ट भी इसका रिकॉर्ड करना पड़े। उसके बाद 35th क्वेश्चन 34th में पूछा गया था कि फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, वो हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो फैमिली में सभी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है आपका मैट किस पे अप्लाई करता है। तो मैट केवल आपका डोमेस्टिक कंपनीज पे अप्लाई होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इनमें से किसी पे भी मैट अप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका नन ऑफ दी अबव। एलएलपी जो है वो आपका एएमटी यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस के अंडर आता है, मैट के अंडर नहीं आता। तो मैट जो है वो केवल डोमेस्टिक कंपनीज में भी कौन सी, केवल डोमेस्टिक कंपनीज पे लगाया जाता है। अगर दो रिग्रेशन लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को एट द राइट एंगल, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, तो जीरो होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ये आपकी अगर लाइन एक्स ऑन वाई है और ये अगर वाई ऑन एक्स है, तो इन दोनों में कोई भी कोरिलेशन आपस में नहीं है, जीरो कोरिलेशन। मेन स्टेप जो है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का वो कौन सा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। वहां गलती हुई तो पूरा आपका रिसर्च गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ सैंपल। सैंपल का इनमें से कौन सा एसेंशियल फैक्टर नहीं है। देखना, रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए, बिल्कुल वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर बेली हैज डिस्क्राइब द एडिटिंग प्रोसेस एज नेसेसरी। तो फॉर यूनिफॉर्मिटी, फॉर कंप्लीटनेस एंड फॉर एक्यूरेसी, प्रोफेसर बेली बोलते थे कि आपका जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो जरूरी क्यों है, ताकि आपका जो डेटा है उसमें यूनिफॉर्मिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी आ सके। विच टाइप ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टेली। तो अकाउंटिंग पैकेज, टेली अकाउंटिंग पैकेज ही आपका, उसमें कई सारी चीजें की जाती हैं। हेक्सचर रोलिंग क्वेरीज यूजुअली फॉर्मुलेटेड ऑन टू फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ये कौन कौन से फैक्टर हैं, ये आपका लेबर एंड कैपिटल है। लेबर इंटेंसिव कंट्रीज लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, वो याद है ना। कैपिटल जिनके पास ज्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का जो है वो प्रोडक्शन करेंगी। फिर आपकी जो थ्योरी कंपैरेटिव एडवांटेज की है वो किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी, इजी इजी। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, का प्राइमरी फोकस क्या है भाई, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस तभी तो करेंगे ताकि हमारी जो गुड्स हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के पार हम पहुंचा पाए, नेशनल बाउंड्रीज के पार। which IMF facility primarily offers concessional interest rate loans to low income countries। तो आपका जो एक ना इसका IMF का प्रोग्राम है PRGF, जिसको बोलते हैं पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। वो होता है आपका बिल्कुल जो गरीब या लो इनकम कंट्रीज होती हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड्स के साथ और लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे, कंपेयर टू द रेगुलर आईएमएफ लैंडिंग प्रोग्राम्स जो भी हैं उन कंपैरिजन में इसकी जो लैंडिंग जो रेट्स होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स, वो भी कम होती हैं। और जो ड्यूरेशन होती है जिसके लिए लोन्स दिए जाते हैं वो भी काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद है व्हाट डज द टर्म वर्ल्ड बैंक एनकम्पास। तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसमें क्या आता है, तो इसके अंदर हमारी सिंपल है ना, आईबीआरडी एंड आईडीए दोनों आते हैं इसके अंदर, ये पढ़ लेना है। ये 1944 में स्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये सब चीजें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कैन बी इन्फोर्स्ड। कब इन्फोर्स करी जाती है, जब आप एक आपकी कंपनी है, इट इज लिमिटेड बाय द गारंटी ओनली एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सिंपल, कितना पैसा देंगे वो, जितना पैसा देने की उन्होंने गारंटी दी हुई है। एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अप टू द ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट 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 एजीएम। फिनिश, इतना सा क्वेश्चन था। आपका जो एडिशनल डायरेक्टर है बोर्ड ने जो अपॉइंट करा था, वो कब तक आपका जो वो एडिशनल डायरेक्टर है वो अपनी पोस्ट पर रहेगा, अगली एजीएम तक रहेगा, उसे रिअपॉइंट कर सकते हैं अगली एजीएम में। उसके बाद है पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शेल नॉट एक्सीड। तो ये 4 करोड़ और 40 करोड़ रेस्पेक्टिवली। पेड अप कैपिटल जो है स्मॉल कंपनीज की वो 4 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंपनी, इसकी जो लिमिट है ना इसमें
40-20 करोड़, ये देखना प्रीवियस लिमिट जो इसकी थी 2 करोड़ थी, अब इसको 20 करोड़ कर दिया गया है। इस क्वेश्चन के अनुसार यही इसका सही आंसर है। According to the Companies Act 2002, the chairperson and other members shall hold office up to maximum age of, अच्छा ये भी मैंने आपको कॉम्पिटिशन एक्ट कंप्लीट करवा रखा है, उसमें पढ़ लेना। चेयरपर्सन की जो एज है 67 थी, अब 65 ही आई थिंक ये, और ये इसके मेंबर्स भी जो हैं 65 ईयर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड का इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? यूटिलिटेरियन अप्रोच है क्या? हाँ जी है। जस्टिस अप्रोच है क्या? हाँ जी है। वर्च्यू अप्रोच है क्या? हाँ जी है। लेकिन ट्रस्टीशिप अप्रोच जो है वो नहीं है। उसके बाद हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन से होते हैं? मोदी जी होते हैं। कब स्टेब्लिश किया गया था? 1 जनवरी 2015 को स्टेब्लिश किया गया था। व्हेन वाज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड? 14th October 2003. Very basic question, very generic question. Then the notification of Consumer Protection Act 1986 was first issued in India on, कब इशू की गई थी? 15th April 1987. In India, Consumer Grievance Redressal Cell was formed by कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अगेन मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि ये ना फिर से हमारे रह ना जाए। इसमें ये जो लिमिट्स है ना, ये बड़ी बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है, ये याद कर लेना। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो होती है उसमें 50 लाख तक के जो मामले होते हैं वो एंटरटेन करे जाते हैं। स्टेट में 50 लाख से 2 करोड़ तक के, अबाउट 2 करोड़ वाले नेशनल में जाते हैं। ये कभी बढ़ाए थे इन्होंने, 10 करोड़ किया था इसे अबाउट 10 करोड़ किया था, लेकिन वो बनी नहीं बात। फिर दोबारा इसी लिमिट्स पे आ गए। डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है आपकी, उसमें इंक्लूड किया जाता है सेल और द लिक्विडेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर और सब्सिडियरी और अ बिजनेस यूनिट, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। सेटिंग a temporary price of a product below the list price and sometimes even below the cost to increase the short term sale is known as, इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशनल प्राइसिंग बोलते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा में पूछा गया था, डंपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया था? लिस्ट प्राइस से भी नीचे प्राइस सेट कर दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईएमएस? उसमें भी एक ऐसी फुल फॉर्म पूछी गई थी, हरियाणा वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया था हमारी जो एमएसपी की फुल फॉर्म थी। इसमें पीआईएमएस की प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑन मार्केट स्ट्रेटेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस? उसमें भी पोर्टर के 5 फोर्सेस से एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें ये सारे नाम दिए हुए थे और पूछा गया था कि कौन से मॉडल के ये पार्ट्स हैं, तो ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। इसलिए तो मैं कहती हूँ क्वेश्चन पेपर अगर सारे ढंग से कर लोगे ना, पेपर में सिलेबस पढ़ के जाओ ही ना जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर तो ऐसा आता है। पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं है। वेयर इज पावर ऑफ सब्सटीट्यूशन, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये होते हैं। फिर उसके बाद ये रे 5 से 5 दिए हुए हैं, पोर्टर्स डायमंड मॉडल भी बोलते हैं ना इसे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59, विच मॉडल हेल्प्स द डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम द करंट स्टेट टू अ फ्यूचर स्टेट? तो ये मार्को प्रोसेस है। मार्को एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एट प्रेजेंट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको इन फ्यूचर कहाँ जाना है, तो वो प्रोजेक्शंस मार्को एनालिसिस में की जाती हैं। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आर द 4 P's ऑफ ट्रेडिशनल, व्हाट आर द एडिशनल 3 P's? तो इसमें ये पूछा गया है कौन से एडिशनल 3 P's है जो बूम्स एंड बिटनर ने दिए थे। ये 3 P's तो आपकी पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस हैं। और हरियाणा में पता क्या पूछा गया था? कहते 2019 में क्वेश्चन था, कहते कि ये 4 P's तो है मार्केटर के और 4 C's हैं कस्टमर के, इन दोनों को मैच करो। वो क्वेश्चन था। नहीं देखा तो क्वेश्चन पेपर देख लेना, वो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक ही कॉन्सेप्ट में से 10 तरह के क्वेश्चन ये बना बना के दे देते हैं। उसके बाद ये वाला है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी है कंपनी की, ये अमाउंट है और ये अमाउंट है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस अंडर द सेकंड मेथड? अच्छा, टंडन कमेटी के ना 3 मेथड्स हैं, वो तीनों के तीनों मेथड्स आपको आने चाहिए, क्योंकि इसमें से कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट मेथड से अगर कैलकुलेट करें हम मैक्सिमम बैंक फाइनेंस तो वो कितना होगा, सेकंड से करें तो कितना होगा, थर्ड से कितना होगा। तो देखना सेकंड मेथड से हम कैसे करते हैं, करंट एसेट्स जो मिनिमम आपकी नेटवर्किंग कैपिटल है उसका 25% ले लेते हैं, दैट इज दिस वन। एंड मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंसिंग क्या होगा? करंट एसेट्स में से हम हमारा जो मिनिमम ये वाली अमाउंट थी ये लेस कर देते हैं, और ये पता है
सिंपल सी बात है इसमें ना, इसका एक का 25% लिया होता है इन्होंने, इसका 25%, सॉरी इसका लेते हैं कितना, 3,20,000। हाँ, इसका 75% लेते हैं, और ये तो पूरा का पूरा यानी करंट एसेट तो पूरा का पूरा, और इसमें से लेस करते हैं 75% ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ऐसा होता है। सेम ही आंसर आएगा, निकाल के देखना, मुझे ये फॉर्मूला याद है, और इससे यही आंसर आएगा 4,45,000। As per the Walter की अप्रोच, what should be the optimum dividend payout ratio if R जो है 15% है और कोस्ट जो है वो 18% है। अच्छा, तो यहाँ देखना एक बारी, इफ आर इज लेस देन के ई है ना, आर इज लेस देन के ई, तो वॉल्टर गॉर्डन दोनों ही क्या बोलते हैं कि कमा कम रहे हो और कोस्ट ज्यादा है, तो आप पूरा का पूरा यानी 100% डिस्ट्रीब्यूट ही कर देना। अगर कहता था कि आर इज ग्रेटर देन के ई है, तो कहता आप कमा ज्यादा रहे हैं, कोस्ट कम है, तो आप पूरा का पूरा ही रिटेन कर लो, 100% रिटेन यानी जीरो पे आउट। कहता अगर आर इज इक्वल टू के ई है, तो आप स्वतंत्र हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आर इज लेस देन के ई है, तो 100% आपने पे कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू वॉल्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स। मार्जिनल तो हमें पता ही है, इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं, मार्जिनल जहां भी आ जाता है वहां एक एडिशनल यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो होती है। अर्निंग बिफोर टैक्स यानी ईबीटी, ईबीटी 45 लैक्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 30 लैक्स, 30 लैक्स। इंटरेस्ट कितना है, 15 लैक्स। ऑपरेटिंग लिवरेज बताइए, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या आपका फॉर्मूला होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, ईबीआईटी। ईबीआईटी कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसने क्या दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, हाँ जी, कहाँ है ये रहा, देखो ईबीटी में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, जो अमाउंट आएगी दैट इज योर ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी आ जाएगी आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज। तीन तरह की लिवरेजेस हम पढ़ते हैं ना, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। Which of the following institutions is categorized as specialized institution in the India? भारत में कौन सा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, सिडबी है। सिडबी किसका बेबी है, सिडबी आईडीबीआई का, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, सिडबी को बना दिया, कहते हैं कि छोटे छोटे जो भी स्मॉल स्केल के या मीडियम स्केल के एंटरप्राइजेस है ना, उनको दे दो पैसे, बोलते ठीक है। अच्छा, एग्जिम भी है, हाँ, ऑल ऑफ दी अबव भी हमारे पास आंसर है। एग्जिम भी है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को, और जो सिडबी है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, और बीआईएफआर जो है आपकी जो बीमार या सिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे दिया करता है। तो ये जो सारे ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ये स्पेशल स्पेशल लोगों के लिए, जैसे एग्जिम है इसका मेन फोकस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे रहता है, इंटरनेशनल ट्रेड पे रहता है। सिडबी का फोकस जो एमएसएमई पे रहता है, बीआईएफआर का जो है वो सिक इंडस्ट्रीज के रिहेबिलिटेशन पे रहता है। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है वो इसका सही आंसर होगा। मोनोपोलिस्ट टर्म जो है ये डिफाइन करती है स्टेट इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल फर्म एंड देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अबव डेफिनेशन इज गिवन बाय, तो किसने दी थी, ये हेंडरसन एंड क्वाल्ट ने दी थी। अगेन डेफिनेशन है, याद कर लेना, एक जगह लिख लेना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मार्केट, तो कहाँ पे प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन होती है, मोनोपोली में तो एक ही प्रोडक्ट ही एक होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट मतलब जो मोनोपोलिस्टिक प्रकार का कंपटीशन होता है, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा। इसमें से आपको सही बताना है। तो नेशनल इनकम क्या होती है, नेट इनकम प्रोडक्ट, जो नेशनल इनकम जो होती है, इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। ये आपका सिंपल नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला है, एनएनपी। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट मेजरिंग दी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का कौन सा तरीका नहीं है, केवल नाम ही पूछा है। देखना, जो सेंसस मेथड है ये होता है क्या, हाँ जी होता है। सेंसस ऑफ इनकम मेथड होता है क्या, हाँ जी होता है। सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है क्या, हाँ जी होता है। लेकिन सेंसस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं पढ़ा कभी भी, तो ये नहीं होगा। उसके बाद, the market value of all the goods and services produced in a country in a period of 1 year is called gross domestic product, GDP.
एक साल में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक राज्य या एक देश की सीमाओं के भीतर किया गया उसे जीडीपी बोलते हैं ना। स्टेचुटरी यानी लीगल 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 जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड करा जाता है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है, पढ़ लेना। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। स्टेचुटरी जो एनवायरनमेंट होता है इसमें वेरियस लेजिस्लेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम पास किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते हैं जो स्टेट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, डिसीजन होते हैं, ये सभी इसमें आते हैं। वैसे नाम से ही पता चल रहा था कि लीगल में क्या चीजें आ सकती हैं, यही चीजें आएंगी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन नीति आयोग के 7 पिलर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। तो साथ के साथ जो पिलर्स हैं वो इसमें पूछे गए हैं। ये पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो इन 7 पिलर्स में आते हैं। तो इसमें इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रो पीपल, प्रोएक्टिविटी, पार्टिसिपेशन और दो और हैं इसके, वो देख लेंगे। उसके बाद है what was the percentage increase of gross value addition GVA of the industrial sector in India in first half of the financial year of 2023। उस समय का क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर 3.7 का करंट अफेयर्स। 3.7%। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। हिमाचल प्रदेश में उस समय की वो पूछ ली गई थी, हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ कुछ स्टेट्स में पूछे जाते हैं। पहली बार जो नीति आयोग स्टैब्लिश कब किया गया था बताइए? इसी में मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 2015 को। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो नीति आयोग के वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सारी एडवांटेजेस है कहता है, एक को छोड़ के, वो एक कौन सा है? तो सिंपल तो है, कैलकुलेशन इजीली करी जाती है, ग्रुप भी करा जाता है इजीली, डबल एंट्री इज नॉट ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड, यस इट इज ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड। ये भी क्वेश्चन कहीं से रिपीटेड है, मुझे नहीं पता कहाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। एज इट इज पढ़ा है विद सेम ऑप्शंस। अगर फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 है, प्रॉफिट जो है वो 5,000 है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 20,000 है, तो आपको अमाउंट बतानी है सेल्स की। अच्छा देखना, इजी सा क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट्स हैं, दे रखी हैं दोनों चीजें, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है और सेल्स आपने पूछनी है, बतानी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। और पीवी रेशो निकाल सकते हो क्या दिए गए डेटा से? पीवी रेशो कैसे निकलता है? पीवी रेशो निकलता है आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स से। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला एक तो होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और एक होता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें क्या 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 दिया हुआ है देखना एक बारी। इसमें प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दे रखा है, तो इससे कंट्रीब्यूशन आएगा 15,000 और पीवी रेशो निकल जाएगा सेल्स डिवाइड बाय पीवी रेशो। ये रहा, सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो पीवी रेशो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा पीवी रेशो? अच्छा इन्होंने निकाल नहीं रखा है, तो ये फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 है और पीवी रेशो अगर आपका 50% है क्या? नहीं, कुछ और आएगा, निकाल लेना, ये बेसिक से फॉर्मूला है, इनसे इसको सॉल्व करके निकाल लेना। बता दिया मैंने आपको कि जो कंट्रीब्यूशन है उसको निकालने के कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं और बीईपी के क्या फॉर्मूला होते हैं, पीवी रेशो के क्या होते हैं। ये तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल इजी है ये तो। इन केस ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट वेयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज। देखना, एक ऐसी जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट्स की जो जहां पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करा जाए वहां तक के लेवल की कॉस्ट जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। कि एक दो दो गुड्स हैं, गुड्स ए एंड गुड्स बी, एक लेवल तक तो दोनों एक साथ बनती आ रही हैं, दोनों की कॉस्ट को असरटेन करना भी मुश्किल है कि कितना पैसा ए पे लग रहा है कितना बी पे, लेकिन एक पॉइंट के बाद जो ए की कॉस्ट है वो अलग आ जाती है, बी की अलग आ जाती है। तो ये जो सिचुएशन थी यहाँ तक की कॉस्ट को बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। एज पर AS14 द टाइप ऑफ अमलगमेशन कितने होते हैं? दो होते हैं, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज की 5 कंडीशंस होती हैं, वो पढ़ लेना। उनमें से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो टाइप अलग हो जाता है और वैसे अलग हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का इनमें से कौन सा टाइप है? देखना, प्रोपराइटरी रेशियो नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो नहीं है, प्राइस अर्निंग रेशियो, हाँ जी, पी रेशियो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। अर्निंग आ गया ना यहाँ पे। उसके बाद है डिसीजन टू मेक और वाई। ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ आपके आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है फिक्स एसेट की, या फिर सप्लायर्स की क्या अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं किसके ऊपर? मेक और बाय डिसीजन पे। चीजें बनाए या बनी बनाई लेके आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर
टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम। कौन कौन सी इनकम इनमें से ऐसी है विच आर टैक्स एग्जेम्प्टेड? तो देखना, डीएनएस अलाउंस है क्या, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है क्या, फॉरेन अलाउंस है क्या, मेडिकल अलाउंस। इसी क्वेश्चन पेपर में हमने पढ़ा था कि फॉरेन अलाउंसेस जो होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज द, ऐसे होता है हिमाचल प्रदेश में भी ना, दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर क्वेश्चन पेपर भी ठीक से कर लेते तो एक दूसरे के आंसर उन्हीं में दिए हुए थे। इसमें भी 150 क्वेश्चन हैं, तो दो तीन क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएंगे आंसर। व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल? अच्छा, सरचार्जेस की रेट हर बार बदलती रहती है, तो एक बार नजर मार लेना थोड़ी सी, और ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में हर बार। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंस इज नॉट एन एडमिसिबल एक्सपेंस? अच्छा, इनमें से कौन सा एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है? तो इनकम टैक्स कोई एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है, बाकी सभी है। पीजीबीपी के इनकम निकालते हुए इंटरेस्ट शेल बी चार्ज ऑन ऑन द डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अच्छा, तो कौन से सेक्शन में जो इंटरेस्ट है वो, अगर आपकी जो एडवांस टैक्स को अगर आप डेफर कर रहे हैं, नहीं पे कर रहे, तो कौन से सेक्शन के अंडर उसमें इंटरेस्ट लगेगा? तो सेक्शन 235C। उसके बाद है F12 शॉर्टकट, टेली का पूछा गया है, कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है। इन विच टाइप ऑफ दी वाउचर क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड इन टेली? तो ये होता है आपका F8। ये भी सेम क्वेश्चन आया था, ये हरियाणा में आया हुआ है कहीं पे, ये F8 वाला है ना, ये हरियाणा में आया हुआ है, क्लास सी के जो पेपर होते हैं। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स? तो कौन सी आइटम्स? इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो है, सिंपल सिंपल। स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज बेस्ड ऑन? अच्छा, स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इनमें से किस पे बेस्ड होता है? ये आपका टी टेस्ट भी होता है, एफ टेस्ट भी होता है। अच्छा, जेड टेस्ट तो नहीं होता, जेड टेस्ट तो नहीं होता। टी टेस्ट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ स्मॉल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ऑफिशियल। अच्छा, ऑफिशियल आंसर इसका गलत है, ऑफिशियल आंसर इन्होंने पूरा दे दिया, लेकिन जो जेड टेस्ट है ये तो लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, तभी तो मैं कहूँ। व्हाट आर द मेन यूसेज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट? तो इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, यस। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इट, यस। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, यस। तीनों ही यूज उसके होते हैं। ये कब पैरामीट्रिक के तौर पे यूज किया जाता है, कब नॉन पैरामीट्रिक के तौर पे यूज किया जाता है, पढ़ना। पीगू बोलते थे, कहते थे कि जो इकोनॉमिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। अच्छा, जो इनमें से एडम स्मिथ है, जेबी से है एंड वॉकर है, ये तीनों ही जो आपकी मनी रिलेटेड, एडम स्मिथ तो सीधा ही बोलते थे ना, कहते थे कि इट इज द नेचर, इट इज द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ द कॉजेज ऑफ नेशंस, और ये वो, तो ये ऐसे ही बोलते थे। और जेबी से ये बोलते थे, कहते थे कि इसकी जेबी से की ना एक तो वो वाली बड़ी फेमस है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये किसने कहा था? जेबी से ने कहा था। वॉलकर जो है, उनकी भी जो मेन फोकस थी वो पैसे पे ही थी, लेकिन पीगू की नहीं थी। तो पीगू की कहाँ पे थी? वेलफेयर पे थी, सोशल वेलफेयर पे। आगे चलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स को और किसके नाम से जाना जाता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इंक्लूड की जाती है? देखना, अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। Elasticity of demand is a measure of the responsiveness of quantity demanded to the change in price. The statement is related with ये फिर इनकी इस्थम प्रोफेसर इस्थम ने ये दी थी डेफिनेशन। अगेन डेफिनेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 95 में ना इन्होंने ये पूछा था कि इनमें से कौन सा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का होगा। कुछ डिमांड कर्व्स इन्होंने ड्रॉ करके दिए हुए थे, मुझसे वो वहां से एज इट इज उठाई नहीं गई, इसलिए मैंने आपको है ना परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक कौन सा होता है और रिलेटिवली इन इलास्टिक कौन सा होता है और रिलेटिवली इलास्टिक कौन सा होता है, ये वाले मैंने आपको डिमांड कर्व्स यहाँ पे बना के दे दिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो रिलेटिवली इन नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो परफेक्टली इन इलास्टिक ये होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होता है वो कहाँ होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ये कौन सा होता है? ये मोनोपोली में होता है। ये कहाँ होता है आपका? ये आपकी जो यूनिटरी इलास्टिक है, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ये रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है और ये रिलेटिवली इलास्टिक होता है। नहीं याद रहे ना तो ऐसे याद करा करो। देखो, ये रिलेटिवली इलास्टिक वाला है ना, इसको फिर भी थोड़ा आप खींच के बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे। रिलेटिवली इलास्टिक वाला जो है वो थोड़ा थोड़ा इसी के जैसा होगा, इलास्टिक के जैसा। कैसे? ऐसा सा होगा।
लेकिन जो रिलेटिवली इनइलास्टिक वाला है ना, वो तो बिल्कुल इसके जैसा होगा। कौन सा वाला डिमांड का? जो ऐसा वाला था, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एंड परपेंडिकुलर टू द ऑन द एक्स एक्सिस एंड बिल्कुल इक्वल टू द वाई एक्सिस। उसके बाद है द congruence ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज नोन एज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एस एच आर एम क्या होता है? जो आपके पर्सनल गोल्स हैं उनको हार्मोनाइज कर दिया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, तो इसको आप बोलते हैं एस एच आर एम। चलें आगे। लैक ऑफ फिट बिटवीन नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज। केएसए की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, केएसए की फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार पेपर में। जॉब रिक्वायरमेंट में आपका नॉलेज स्किल्स एंड जो आपकी एबिलिटीज होती हैं उनको कैसे क्लासिफाई करा जाता है? can be classified mismatch refers to the situation where there is a lack of alignment between an individual KSA and the requirement of the job roles. It signifies person की capability do not significantly match the demand। अच्छा ठीक है, जहाँ पे मिसमैच हो रहा होता है ना, वहां ये मान लिया जाता है कि जो जो KSA है पर्सन के, वो मैच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98। फिर अगेन डेफिनेशन जो है, नहीं डेफिनेशन नहीं है, रेटर्स बायस की जो मीनिंग है वो दिया गया है। ही इज फॉर्मली ड्रेस्ड अप एंड he is formally dressed up in the office, he must be an efficient employee and this is an example। अच्छा ये ना मैंने आपको हालो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट, हालो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट ये मैंने आपको बताया, उसमें उसमें बताया हुआ है, शॉर्ट वीडियोस मेरे चैनल पे देख लेना आप, उसमें मिल जाएगी आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका रेटर्स बायस। So Reuters bias is formally dressed up and he has came in the office at time and all these things। वैसे तो ये होता है देखो हॉलो इफेक्ट, तो इसका ऑफिशियल आंसर जो था वो रेटर्स बायस था, इसीलिए मैंने रेटर्स बायस लगाया, लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो बी है, होना इसका चाहिए हालो इफेक्ट, हालो इफेक्ट। ये ऑफिशियल आंसर पी से बनाया हुआ है। फिर उसके बाद है अप्रेजल फीडबैक ऑफ द इंटरव्यू प्रोवाइड्स। जब किसी पॉजिटिव, देखना एक एक पॉजिटिव ट्रेट के बेस पे हमने पूरा का पूरा जो उसका वैल्यूएशन था पर्सन का वो कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं हालो। और एक नेगेटिव ट्रेट के बेसिस पे हमने बोल दिया कि बेकार आदमी है, तो उसको बोलते हैं हॉर्न अफेयर। अप्रेजल फीडबैक ऑफ द इंटरव्यू प्रोवाइड क्या करवाता है आपको? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है एम्प्लॉय के बेनिफिट एनहांस द अपील ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉयज बिकॉज, कहते हैं एम्प्लॉयज के जो बेनिफिट होते हैं वो अपील बढ़ाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एम्प्लॉयज की, क्योंकि ये जॉब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इसलिए इसलिए पैसा ज्यादा मिलेगा तो काम ज्यादा करेगा, है ना। what is the primary goal of the agreement? What is the primary goal of the agreement on trade related aspect of intellectual property rights? ट्रिप्स के ऊपर जो आपका प्राइमरी एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, ट्रिप्स के ऊपर जो आपका एग्रीमेंट है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? ये एस्टेब्लिश करता है कॉमन इंटरनेशनल रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए जाते हैं रूल्स, तो जो भी बनाए जाते हैं ये आईपीआर भी करेंगे हम। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स द क्रॉलिंग पेग। अच्छा ये डर्टी पेग या क्रॉलिंग पेग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कहता है कि ऑटोमेटिक रिवीजन अराउंड अ पार वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज। एक ना परसेंटेज दे दी जाती है, अपर लिमिट एंड लोअर ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में ही जो पेग है, पेग वो वाला पेग नहीं, इस पेग का मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी है वो इसी रेंज के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी, ना तो इससे कम जा सकती। यानी अगर यहाँ पे हम लिख दें 70 रुपीज फॉर $1 और यहाँ हम लिख दें 120 रुपीज फॉर $1, तो ये ना तो डॉलर की जो कीमत है वो 120 रुपए से ज्यादा जा सकती है, ना 70 रुपए से कम आ सकती है, तो इसे बोलते हैं क्रॉलिंग पेज। तो ये जो आपकी कीमत है किसी भी अंडरलाइंग एसेट की, वो इसी रेंज के बीच में भटकती रहती है कहीं। पेन वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। अच्छा सार्क की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये तो वो काठमांडू वाला है ना, हाँ, 8 दिसंबर 1985, 1985। व्हाट डज करंट अकाउंटिंग कन्वर्टेबिलिटी प्राइमरीली इन्वॉल्व? क्या क्या इन्वॉल्व करती है? फ्रीडम टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक करेंसी फॉर द करंट करेंसी ट्रांसैक्शन। ओके। व्हाट इज द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड? अच्छा करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ये बातें हमें पता नहीं है क्या? हमें पता है, हमें बिल्कुल पता है। ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद इनकम एंड पेमेंट्स फ्लो अकरिंग विद इन अ करंट ईयर। तो ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
गोल्डन बुक ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखी थी जी बताइए? उर्विक ने लिखी थी। ये मैंने लिखा हुआ है एक जगह पे, मैंने सारी बुक्स और सारे उनके ऑथर्स लिखे हुए हैं। वैसे ही आप लिखना ताकि आपको पता चले। रॉबर्ट ओवन ने कौन सी बुक लिखी थी, मैरी पार्कर पॉलेट की कौन सी बुक है, एल्टन मायो ने कौन सी बुक लिखी थी। इनकी बुक्स के नाम भी आ जाते हैं, ऑथर के नाम देके भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी बुक जो है वो इस ऑथर ने लिखी है जिसका नाम हमने क्वेश्चन में लिख के पूछा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? नहीं है जी, ग्रेप वाइन नहीं है, बाकी सारे हैं। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, बात फैलती फैलती आग की तरह फैल जाती है, वो वाली। एनकोडिंग डिकोडिंग और चैनल ये सारे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखना, प्रॉमिस टू पे इन टाइम बार्ड डेट। हम ना वैसे तो ये बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कोई कंसिडरेशन नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि टाइम बार्ड डेट था, यानी ए ने बी को 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी, नहीं की। ए ने बी को 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी फॉर अ कंसिडरेशन, नहीं की। 3 साल के बाद एक ही आत्मा जागी और कहती है कि बी मैं तुम्हें ना पेमेंट करूंगा। कहता किस बात की? कहता वो जो 3 साल पुराना लोन है वो चुकाऊंगा, पता नहीं कहाँ पे भगवान को हिसाब देना पड़ जाए, ये वो इस प्रकार की वो बातें करने लग गया। तो यहाँ पे जो वो वादे कर रहा है वो वादे बिना कंसिडरेशन के हो सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन में काउंट होता है किस चीज की? नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन वाली एक्सेप्शंस। समझ में आई? वैसे तो हम जब भी कोई पेमेंट करेंगे तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन चाहिए, लेकिन कब नहीं चाहिए? जब अगर कोई टाइम बार्ड डेट को पेमेंट करने के लिए राजी हो जाता है पर्सन पहले का, तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इरिवोकेबल, तो कौन सी एजेंसी है जो इरिवोकेबल है? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एजेंट हैज अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी। ठीक है, जहां पे हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट बन रहा है तो वहां पे जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो इरिवोकेबल हो जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो क्या है? ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जब कोई हैपनिंग या मिस हैपनिंग होगी उसी केस में जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी। देखना, करंट रेशो आपकी 2.2:1 है, लिक्विडिटी रेशो 1.5:1 है, तो नेट वर्किंग कैपिटल जो आपकी 36,000 है, देन दी अमाउंट ऑफ करंट एसेट क्या होगी? तो करंट रेशो जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है आपकी वो क्या होती है? करंट एसेट माइनस माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा आपको क्या, जैसे कि जो आपकी करंट लायबिलिटीज है उसको अगर हम इसी ऑप्शन में से उठा लें और हम अगर 30,000 मान लें, तो हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो कितनी आ जाएंगी? वो 2.2 टाइम्स ऑफ द करंट लायबिलिटीज है, यानी 66,000 आ जाएगी। तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो 36,000 आ जाएगी, जो मैच कर रही है आपकी स्टेटमेंट में दी हुई चीजों से। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप जो करंट एसेट का करंट रेशो का फॉर्मूला है, क्विक रेशो का फॉर्मूला है, वो सब लगा लगू के वैसे कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, ये भी मुश्किल नहीं था। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स जो होते हैं अराइज होते हैं जब एक आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द अदर प्रोसेस एट विच प्राइस? कौन से प्राइस पे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइस। कहता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स जो होते हैं, एक प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जब गुड्स जा रही हैं, एक ही फैक्ट्री में सामान बनने लग रहा था, इन्होंने क्या कहा कि जितनी कॉस्ट आई है उसके अंदर हम कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब हम डिपार्टमेंट बी के पास भेजेंगे, उनसे इतने पैसे चार्ज करेंगे। तो ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो होता है ये अराइज हो जाता है जब आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? इजी, वेरी इजी, सुपर इजी। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, खत्म। इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। अब रूल्स भी याद ही होंगे आपको, नॉमिनल अकाउंट के क्या होते हैं, रियल के क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद है ना? नहीं याद है तो एक बार ही कर लेना, क्या पता असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर में आ जाए। फोर्थ, इसका सही आंसर है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लायबिलिटी? डिबेंचर तो करंट है नहीं, काफी दिन बाद पेमेंट करनी है। अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपकी वो है लायबिलिटी, हाँ ये वाली है, ये करंट लायबिलिटी है। और फिर उसके बाद है प्रीपेड रेंट, नहीं ये भी आपका एसेट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद देखना, अच्छा ये भी कई बार आता है, पॉल मेजोर वाली जो डेफिनेशन है ना बहुत ही बार आती है, बहुत ही बार। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 85 बार ये वाली आई है, पॉल मेजोर ने ये बात कही थी। ठीक है जी, कह दी होगी, कह दी होगी, हम क्या करें, लेकिन पूछते हैं बार बार पूछते हैं। व्हाट इज द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, सॉरी मार्केटिंग एनवायरमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा होता है? पढ़ते ही नहीं पता चल रहा।
आपके प्रोडक्ट का नेचर इंटरनल है, पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इंटरनल है, लेकिन जो आपकी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है वो आपके एक्सटर्नल है। उसके बाद रुक गया क्या? अरे मुझे लगता है अब फिर ये वीडियो स्टक होगी। इतने सारे क्वेश्चंस करते ही तो रुक ही जाती है। कोई बात नहीं, देखते हैं, अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो एक वीडियो और शूट कर लेंगे। देखना 118 क्वेश्चन 118, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि बीच में हमें ना रोकना ना पड़े। द अप्रोच ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम द मैनेजरियल साइड इज रेफर टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये किसने कही थी? ये जो भी है फेल्स एंड बेस्टिंग, इन्होंने ये बात कही होगी कभी। जो मार्केटिंग मिक्स की जो टर्म है ये किसने दी थी? अरे कितनी ही बार हमें ये बात बताई गई है कि नीलेज बोर्डर ने ये चीजें हमें बताई थी। फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। इसका आंसर कुछ नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, ये सारे ही है। तो इसका ऑफिशियली ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन डी है, ये इसका सही आंसर है। इसमें कहता है कि प्लेसमेंट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूट नहीं है, ये तो नहीं आना चाहिए। इज नॉट, हाँ नॉट। क्योंकि प्लेसमेंट तो पहली बार ही जब कोई प्लेस किया जाता है वो होता है। तो क्वेश्चन में जो जॉब रोटेशन है, प्रमोशन है, डिमोशन है, ट्रांसफर है, ये सभी इंटरनल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, लेकिन वो जो प्लेसमेंट है वो नहीं होता। फिर उसके बाद है इंटर कल्चर कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग फॉर ग्लोबल एम्प्लॉयज इन्वॉल्विंग वाइड रेंज ऑफ स्किल्स। ये क्या होता है? ये क्या होता है? कॉग्निटिव स्किल्स, बिहेवियरल स्किल, इमोशनल स्किल्स, सारे ही जो स्किल्स हैं वो वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। मैन पावर प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व, क्या नहीं इन्वॉल्व होता? मैन पावर फोरकास्टिंग भी होता है। कोर्स ऑफ एक्शन इन द एरिया ऑफ मैन पावर प्लानिंग जी बिल्कुल होता है। एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर बिल्कुल होता है। इंट्यूटिव जजमेंट्स नहीं, सपने नहीं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इंट्यूटिव जजमेंट नहीं होती, यानी इंट्यूशन नहीं इसमें इंक्लूड की जाती, सब्जेक्टिव होती है वो। उसके बाद ये देखना एक बारी, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसी वो आपकी इसमें ना जस्टिस जिसके अंदर जो पर्सन है, इट इंश्योर्स द फेयरनेस बिटवीन द पर्सन व्हाट अ पर्सन डज एंड व्हाट अ पर्सन रिसीव्स। क्या क्या वो कर रहा है, क्या उसे मिल रहा है, उन दोनों के बीच में जो एक फेयर बैलेंस जो स्टैब्लिश करती है उसे आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होती है? फेयरनेस ऑफ द प्रोसेसेस एंड यूज्ड प्रोसेसेस यूज्ड इन द डिसीजन मेकिंग। इक्विटी क्या होती है? इसमें थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें कि बैलेंस स्टैब्लिश करने की बात करी जाती है। उसके बाद इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? रिसर्च की एक्यूरेसी से रिलेटेड है ये, यहाँ फेयरनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आएगा। डिसीजंस अबाउट द एम्प्लॉय की कॉम्पेंसेशन मस्ट ऑलवेज कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करेंगे? सारी चीजें कंसीडर करेंगे। मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे है, टीम रिवॉर्ड है, सब चीजें कंसीडर करेंगे। ओके। देन नेक्स्ट, राज लिमिटेड ने इशू किए थे 1200 इक्विटी शेयर, 100 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप थे एंड मार्केट प्राइस था 170। कंपनी ने पे किया डिविडेंड 12 रुपए पर शेयर का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए। इजी है, 12 रुपए की पेमेंट करने लग रहे हैं और 170 रुपीज इसका जो मार्केट प्राइस है वो है। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस 7.05% आ जाएगी। इजी। फिक्स कॉस्ट जो है वो 40,000 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 140,000 है, सेल्स जो है वो 2 lakhs है, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन है, 1 लाख। तो कंबाइंड लिवरेज निकालनी है, तो ये भी निकाल लेना। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगाना इजी है, इसमें कोई भी मिसिंग फिगर तो है ही नहीं। तो कंबाइंड लिवरेज जो होती है वो ऑपरेटिंग लिवरेज डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज 3 आएगी, फाइनेंशियल लिवरेज 2 आएगी। ऑपरेटिंग का मैं आपको पहले बता चुकी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और फाइनेंशियल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी ओवर ईबीटी। और जो आपकी कंबाइंड लिवरेज है उसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, ईबीटी से ईबीटी कट हो जाता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी होता है आपका कंबाइंड लिवरेज, दैट इज 6। इजी। नेक्स्ट 128, according to Walter and Gordon, dividend decision for the evaluation is relevant। बिल्कुल रिलेवेंट है। एमएम बोलते थे इरेलीवेंट है, लेकिन ये बोलते हैं कि रिलेवेंट है। एनएससी कब एस्टेब्लिश हुआ था? कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में, 1992। क्रेडिट रेटिंग इज अफेक्टेड बाय, अच्छा उसमें भी क्रेडिट रेटिंग का एक क्वेश्चन था, इसमें भी क्रेडिट रेटिंग का एक क्वेश्चन है। अनपेड डिविडेंड कुछ भी अगर आपने वो कर दिया ना, जैसे अगर आपने कैश फ्लो में स्टेबिलिटी दिखा रखी है या फिर सिक्योरिटी
के लिए एसेट्स में आपके पास, तो उससे भी आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बढ़ेगी। अनपेड डेट अगर कोई है तो उससे आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउन चली जाएगी। सारी चीजें इस पे इम्पैक्ट डालती है। एमआरटीपी एक्ट 1969 वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू एक्ट एंड नोटिफाइड। अच्छा, इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसने एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया था? तो ये आपका कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है। कहाँ गया हो? अरे भाई 10 क्वेश्चन रहे हैं, अब प्लीज अटकना मत। प्लीज प्लीज। ये क्वालिटी के चक्कर में ना, वीडियो की क्वालिटी के चक्कर में मुझसे ये हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि क्वालिटी थोड़ी ठीक रहे वीडियोस की, उसकी वजह से इसकी मैं इम्प्रूव कर देती हूँ और फिर ये। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है क्वेश्चन में, देखना कंपटीशन एक्ट 2002 तो ठीक है, ये नोटिफाई कब किया गया था? ये एक्ट 2002 का है, लेकिन ये नोटिफाई हुआ था 28 अगस्त 2009, यानी 7 साल के बाद ये नोटिफाई हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना। ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये लिस्ट 3 में आता है। उसके बाद लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? तो ये क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, ये रिलेटिव होता है, ये अनसर्टेन होता है। एम्प्लॉयज कोई कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी है, एम्प्लॉयज कोई कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी है। द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है। माइक्रो में क्या स्मॉल एरियाज होते हैं, इमीडिएट प्रेफरी में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और मैक्रो जो होते हैं वो ब्रॉडर डायमेंशन में होते हैं। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद मैक्रो? अच्छा, मैंने ना बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, एक बार इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपके पास भेज दूंगी। उसमें ये तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इवन इन बिजनेस एनवायरनमेंट का जितना कंटेंट है सारा उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। एक मैसेज भेज देना, बस आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये इतनी राम कहानी लिख के पूछता था कि मैक्रो एनवायरनमेंट का कौन सा इनमें से डायमेंशन नहीं है। देखना, पॉलिटिकल, कंज्यूमर, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें जो आपका सेकंड पार्ट है वो नहीं है, सेकंड ऑप्शन, यानी कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर माइक्रो का पार्ट होता है, मैक्रो का नहीं होता। है तो एक्सटर्नल है लेकिन माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। माइक्रो मैक्रो क्या है, ये सारी चीजें उस पीडीएफ में लिखी हुई है, वो पढ़ लेना आप। पीटर ड्रकर ने क्या कहा था कि वट एवर अ मैनेजर डज ही डज इट थ्रू मेकिंग डिसीजंस। ठीक है जी, उन्होंने कह दिया था और एमपीपीएससी ने सुन लिया और उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियोरी जो थी वो कहती थी कि फाइंडिंग्स आर जो जो थी हॉथन एक्सपेरिमेंट की, उसके ऊपर हम बेस्ड हैं। तो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थियोरीज जो थी वो हॉथन एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड थी। उसके बाद है नीड हायरार्की थ्योरी। नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? ये मैच किया हुआ है, ऑलरेडी मैच किया हुआ है। तो ये मास्लो ने दी थी। टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग ने दी थी। एक्स फैक्टर वाई फैक्टर ये मैग्रेगर ने दी थी। जेड थ्योरी दी थी विलियम ऑची ने। उसके बाद है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये किसने कहा था? ये ट्रेट थ्योरी बोलती है, ट्रेट थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे गांधी जी कहते हैं उनका तो जन्म होता है, वो बनाए थोड़ी जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल? तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव जो है आपका, एस्टिमेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, जो सेट किए जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, ये प्लानिंग में किए जाते हैं, ये आप कंट्रोलिंग में नहीं किए जाते, तो इसीलिए इसका पार्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेबी। अच्छा, इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखना, उनकी सिक्योरिटीज की रेगुलेशन करना और जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको डेवलप करना, ये सारे के सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव थे सेबी को स्टैब्लिश करने के। क्वेश्चन नंबर 142, नॉट इंक्लूडेड अंडर दी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये भी सेम क्वेश्चन नेट में आया हुआ है पहले का, देखना। जो पब्लिक जो डेट है वो आरबीआई कभी एस्टेब्लिश, किसी का अकाउंट है क्या आरबीआई में? नहीं होता। तो ये जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। जो ये करेंसी नोट तो इशू करता ही है, बैंकर होता है बैंक्स का, लेकिन ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, लेकिन इसमें लोगों के खाते नहीं होते। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है बैंक का? क्रेडिट क्रिएशन का है जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लें वरना वीडियो बंद हो जाएगी। 1 जुलाई 1964 को क्या हुआ था? आईडीबीआई एस्टेब्लिश हुआ था, आईडीबीआई एस्टेब्लिश हुआ था, याद है हमें। आईसीआईसीआई बैंक का मर्जर जो है वो आईसीआईसीआई में कब हुआ था? ये 3 अक्टूबर 2002 को हुआ था, आईसीआईसीआई लिमिटेड में। फिर उसके बाद है कंपनी एम्प्लॉइज हेल्थ इज प्रोमोटेड बाय द एम्प्लॉयर एट सेवरल लेवल्स टू इम्प्रूव। क्या इम्प्रूव करने के लिए? क्या इम्प्रूव करने के लिए? एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसी से कुछ 20 एक क्वेश्चन पहले है, वो क्वेश्चन पढ़ के देखना।
HRM से था वो, सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं ये। मैंने 4 क्वेश्चन आपको ऐसे बता दिए जिनमें एक दूसरे के आंसर हैं। 146 और ऐसा ये क्वेश्चन ऊपर और था। 147th में क्या पूछा गया है, रिक्रूटमेंट जो होता है इसमें हम एक पूल बनाते हैं कैंडिडेट्स का, जिसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, यहाँ नौकरी पाओ, यहाँ अप्लाई करो। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये पहला प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, ये 12th क्लास की बातें, आई होप आपको याद होंगी। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन हम इकट्ठे करते हैं, उसके बाद हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं, फिर हम सेलेक्ट करते हैं कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट्स को, दैट इज व्हाट वी कॉल दी सिलेक्शन। रुक गई मेरी स्क्रीन, फिर से चल पड़ी। 2 क्वेश्चंस और रहे हैं प्लीज। हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज नॉट द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस नहीं है, हायर कॉम्पनसेशन के बेसिस नहीं है। उसके बाद 149, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज और आर दी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। तो गाइस जो आपका बाय वे ऑफ विक्टिमाइजेशन है, बाय एक्ट ऑफ फोर्स और वायलेंस है, अबॉलिशन ऑफ द वर्क और द रेगुलेशन मेजर्स हैं, ये सारे के सारे ही जो हैं ये अनफेयर प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी आएगा। एक क्वेश्चन और रहा है, एक क्वेश्चन केवल, और इसी के साथ आपका जो पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए आ गए ना फ्लावर्स, फूल, पत्तियां। तो एक क्वेश्चन और है। गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्यादा अगर रीच नहीं होगी चैनल की तो मैं बहुत जल्दी कंटेंट करवाना बंद कर दूंगी, बहुत जल्दी बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे ना मोटिवेशन सा नहीं मिलता जब मैं ये देखती हूँ कि लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पूरा डेटा होता है, यूट्यूबर के पास पूरा डेटा होता है कि कितने नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं जो देख रहे हैं। तो बड़ा डीमोरलाइज सा फील होता है कि लोग, यार हम इतने, एक वीडियो अगर 1 घंटे की है ना, तो ये सोच के चलो उसे 5 घंटे की मेहनत लगी है एजुकेशनल वीडियो पे। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स। अब यंग पर्सन की डेफिनेशन क्या है, ये फैक्ट्रीज एक्ट में दी हुई है। आई थिंक एमपीपीएससी में फैक्ट्रीज एक्ट होगा, हमारे यहाँ तो क्लास 3 के जो पेपर होते हैं ना उसमें फैक्ट्रीज एक्ट आता है, कॉमर्स का ग्रुप 6 पढ़ा हुआ है मैंने, और उसमें यंग पर्सन की डेफिनेशन है जो 15 साल से कम का हो, सॉरी ज्यादा का हो, 15 ईयर्स से ज्यादा जो है वो यंग पर्सन कंसिडर, 18 वाला नहीं है, तो इसीलिए गलत हो जाता है कई बार। तो समाप्त होता है यहीं पे आपका जो क्वेश्चन पेपर था। धन्यवाद आप सभी सभी का, दिल से धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना साथ दिखाने के लिए। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट करने का तरीका होता है कि आप मेरे लेसन को लाइक कर दें, आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और आपसे मुझे कोई भी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं चाहिए, बस इतना आप कर दीजिए। बाकी काम मेरा आपको क्वेश्चन पेपर करवाने का, और जितना हो सकेगा मैं आपको सपोर्ट करूंगी, जितना मुझसे हो पाएगा। सो थैंक यू गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड ऑल द बेस्ट।